अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका टाइटल है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति साम्राज्यवाद कहलाती है और उपनिवेश साम्राज्यवाद से भी एक कदम आगे की स्थिति को दर्शाता है, जहां उपनिवेश के लोगों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर नियंत्रण के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर नियंत्रण करने का भी प्रयास होता है। 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यूरोप के विकसित देशों द्वारा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अविकसित और अल्प विकसित देशों पर अधिकार कर उनका शोषण किया गया। विजित देशों से प्राप्त आवश्यक कच्चा माल और बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की जाती थीं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पैदा हुए अतिरिक्त उत्पादन को उपनिवेशों में भेजकर अत्यधिक धन कमाने की प्रवृत्ति विकसित हुई। यूरोप के विकसित देशों ने अफ्रीका जैसे विशाल देशों को भी बहुत कम समय में बांट लिया। पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों ने अपनी शक्तिशाली सेनाओं एवं कूटनीतिक चालों द्वारा विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए। प्रथम विश्व युद्ध तक ब्रिटिश साम्राज्य पृथ्वी के लगभग 1/4 स्थान भाग पर फैल गया था। एक साम्राज्यवादी देश और उसके नियंत्रण के अधीन देश या उपनिवेश के बीच संबंधों की वास्तविक विशेषता शोषण है। यह शोषण प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से भी हो सकता है और उसके बिना भी। साम्राज्यवाद की कहानी छल कपट, बर्बरता और सैनिक बल के दुरुपयोग की कहानी है। फिर भी साम्राज्यवादी शक्तियां सभ्यता के नाम पर दूसरे देश के निवासियों को गुलाम बनाने के लिए उचित बताती रहीं। औद्योगिक क्रांति ने इस नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जो कि पूर्ण रूप से आर्थिक प्रणाली की उपज था। इस चरण में कुछ औद्योगिकृत पूंजीवादी देशों ने दुनिया के लगभग शेष भागों पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित कर लिया और इस नियंत्रण और प्रभुत्व के विभिन्न रूपों में प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन, प्रभाव क्षेत्र की प्रणाली और विभिन्न प्रकार के आर्थिक और व्यापारिक समझौते शामिल थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में साम्राज्यवादी देश एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को अपनी पूंजी लगाने का क्षेत्र समझने लगे, इन्वेस्टमेंट समझने लगे। एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में कच्चे मालों की इराफात और यूरोपियों से कम मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध लोगों की भारी संख्या जैसी बातों ने इन महाद्वीपों को पूंजी निवेश के लिए बहुत आकर्षक बना दिया। यूरोप में लगी पूंजी पर केवल 3 या 4% मुनाफा होता था, लेकिन एशिया और अफ्रीका में उसी पूंजी पर 20% तक मुनाफा मिल जाता था। साम्राज्यवाद का एक और भी विचार था, वह था सामाजिक और सांस्कृतिक। उस समय के प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक रुडयार्ड किपलिंग का यह मत था कि हीन जातियों को सभ्य बनाना श्रेष्ठ जातियों का कर्तव्य है। इसे अंग्रेजी में वाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। गौर वर्ण मानव का बोझ, यह संकल्पना युग के साथ बदलती गई और एक समय ऐसा भी आया कि उपनिवेश मातृ देश के लिए बोझ बन गए। साम्राज्यवाद का विरोध राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद ने किया, लेकिन इस दौर में साम्राज्यवाद जमाने का फैशन बन गया था। साम्राज्यवाद के विचार को फैलाने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में लेखकों और वक्ताओं ने संस्थाएं बना ली। साम्राज्यवाद ने जातीय दंभ और भेदभाव को जन्म दिया और इसका सबसे बुरा उदाहरण दक्षिण अफ्रीका था। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप पर एवं साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करने तथा उनको उपनिवेश बनाने का पहला चरण 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। यूरोप के देशों के बहुत से लोग स्थायी रूप से बसने के लिए उपनिवेशों पर चले गए। यूरोप इस काल में अफ्रीका महाद्वीप में यूरोपियों का नियंत्रण 5वें भाग पर, खासकर समुद्र तटीय भागों पर ही था। एशिया में यूरोप के लोग मुख्यतः व्यापार के लिए आए थे और पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस के व्यापारी अपनी अपनी सरकारों का समर्थन पाकर एशिया के देशों में अपने व्यापारिक ठिकाने स्थापित करने
और उनके साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। भारत और इंडोनेशिया पर नियंत्रण स्थापित करके क्रमशः अंग्रेज़ों और डचों ने पुर्तगालियों के नियंत्रण को वहाँ से बाहर कर दिया। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक का काल यूरोपीय उपनिवेशवादी शक्तियों की द्वारा खुली लूट का काल था। उपनिवेशों की यह दौड़ 19वीं शताब्दी के अंत के दशकों में फिर से उभरी। यह चरण उस आर्थिक प्रणाली की उपज थी जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उभरी थी। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि शोषण के प्रमुख कारण क्या थे, यानी कि उसकी सहायक दशाएं क्या क्या थीं साम्राज्यवाद के विकास में। सबसे पहला था आर्थिक कारण। उस आर्थिक कारण में सबसे पहला कारण हम पढ़ सकते हैं अतिरिक्त उत्पादन, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन। औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारा सामान जो था उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। इंग्लैंड के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा और इन देशों को अपने तैयार माल बेचने की चिंता होने लगी। यूरोप के देश उस समय संरक्षणवादी नीति का पालन कर रहे थे, इसलिए विदेशी वस्तुओं पर भारी कर लगाए जाते थे। ऐसी स्थिति में औद्योगिक देशों को अपना अतिरिक्त माल यानी कि सरप्लस मैन्युफैक्चर बेचने के लिए नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता पड़ी। इन देशों के व्यापारिक वर्ग ने अपनी सरकार पर यह दबाव डाला कि या तो वे उपनिवेश हथियाएं या फिर अविकसित प्रदेशों पर अपना अधिकार करें। यही नवीन साम्राज्यवाद का आधार था। दूसरा कारण आर्थिक कारण था अतिरिक्त पूंजी। धन का संचय बड़े पैमाने पर आरंभ हुआ। उत्पादित वस्तुओं की लागत कम होने लगी और उत्पादन अधिक था, इससे लाभ की मात्रा बढ़ गई। यदि इस अतिरिक्त पूंजी को पुनः यूरोप में लगाया जाता तो बहुत कम ब्याज मिलता, इसलिए यूरोपीय देशों के पूंजीपतियों ने एक ऐसे स्थान पर इसे लगाना चाहा जहां लाभ अधिक हो। अविकसित देशों में मजदूरी सस्ती और प्रतियोगिता बहुत कम होने से यहाँ लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक थीं। इस प्रकार यूरोपीय देशों के अतिरिक्त पूंजी वाले लोगों ने अपनी सरकार को उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। तीसरा आर्थिक कारण था कच्चे माल की आवश्यकता। औद्योगिक उत्पादन के लिए रबड़, टिन, टंगस्टन, मैंगनीज, कपास, वनस्पति तेल जैसे कच्चे माल की मांग बढ़ रही थी और इसकी पूर्ति उपनिवेशों द्वारा ही संभव थी। उद्योग प्रधान देशों में अधिकतर लोग उद्योग धंधों में लगे रहते थे, इसलिए वहाँ अन्न का उत्पादन भी वहाँ कम होने लगा। तेल, चाय, कॉफ़ी आदि पदार्थ भी नवीन साम्राज्यवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुए। चौथा आर्थिक कारण था यातायात और संचार साधनों का विकास। भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज़ों के बन जाने के कारण सुदूरवर्ती देशों से व्यापार करना बहुत आसान हो गया। रेलवे, डाकतार, टेलीफोन आदि के आविष्कार ने मनुष्य ने काल और देश पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। 1880 के बाद जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था होने से फल, मक्खन, पनीर, अंडे उपनिवेशों से लाना संभव हुआ। टेलीग्राफ और केबल के द्वारा प्रत्येक उपनिवेश से व्यापारिक सौदे करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। अनेक स्थानों पर रेल के यातायात के साधनों को लेकर ही साम्राज्यवादी संघर्ष शुरू हो गए। पांचवा आर्थिक कारण था जनसंख्या का दबाव। 19वीं शताब्दी में यूरोप की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी और इस आबादी को रोजगार देने और उसे बसाने की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। एक आसान उपाय यह था कि बहुत से लोगों को दूसरे देश में बसा दिया जाए। एशिया, अफ्रीका में बहुत से प्रदेश खाली पड़े थे। इस आधार पर उपनिवेशों की स्थापना की गई। बहुत से लोग सैनिक और शासकीय अधिकारियों के रूप में वहां जाकर रहने लगे और इससे यूरोप के देशों में जनसंख्या का दबाव कम हो गया। अब बात हम करेंगे राजनीतिक कारणों की। इस कार्य में कुछ लेखक, विचारक और राजनीतिज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी
आदि देशों में राष्ट्रवादी व्यक्तियों के प्रभाव के कारण उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिला। इटली और रूस जैसे कुछ देशों में, जिनका औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम हो पाया था, जिन्हें नई मंडियों को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ मूलतः राजनीतिक उद्देश्यों के कारण ही औपनिवेशिक विस्तार किया गया। साइप्रस और केप के पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले फ्रांस ने अफ्रीका में प्रवेश किया और इटली ने लीबिया पर अधिकार कर लिया। मिस्र में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा चली और फिर उस पर इंग्लैंड का संरक्षण स्थापित हो गया। राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि के लिए भी बिस्मार्क उपनिवेश स्थापना की ओर मुड़ा और बाद में विलियम केसर की महत्वाकांक्षा भी काफ़ी रंग लाई। यूरोपीय शक्तियों का यही प्रयत्न रहा कि समुद्री किनारों और मार्गों में पड़ने वाले द्वीपों को जीतकर उन पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया जाए। यूरोपियों का तर्क था कि राजनीतिक प्रभुत्व के बिना पूंजी निवेश करना शायद सुरक्षित न हो। इसलिए उदाहरण के तौर पर उत्तरी अफ्रीका में स्थित मोरक्को फ्रेंच मोरक्को बन गया और फ्रांसीसी पूंजी निवेशकों ने अपनी सरकार से कहा कि वह इसका अधिग्रहण कर ले। अब आते हैं हम अन्य कारणों पर। कुछ लोग अपने स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर ही साम्राज्यवाद के निहित स्वार्थ की तरफ अग्रसर हो गए, यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। इसमें सबसे पहला कारण था व्यापारिक वर्ग। व्यापारियों का ऐसा संगठन बन गया जो सरकार पर यह दबाव डाल रहा था लगातार कि उनके व्यापारिक लाभ के लिए काम किए जाएं। यह व्यापारिक वर्ग साम्राज्यवाद का कट्टर समर्थक होता था, क्योंकि इन्हें अपना माल बेचने के लिए हमेशा नए बाजार की तलाश रहती थी। बड़ी बड़ी जहाज कंपनियों के मालिक इसलिए भी नीति का समर्थन करते थे कि उन्हें कोयला लेने या तूफान आदि से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की आवश्यकता पड़ती थी। बैंक अधिकारियों का भी इस विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि वे अक्सर देशों को कुछ नहरों या ज़मीनों का हिस्सा खरीदने के लिए धन देते थे। दूसरा आता है उग्र राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर यूरोप के विविध राज्य विश्व में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए आतुर थे। फ्रांस प्रशिया युद्ध में पराजित फ्रांस को आशा थी कि उपनिवेशों की वृद्धि करने पर वह अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सकेगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समृद्ध और शक्ति संपन्न ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति एशिया ने अनेक राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं को उभारा। यूरोपीय शक्तियों का यह प्रयत्न था कि समुद्री किनारों और मार्ग में पड़ने वाले द्वीपों को जीतकर अपने देश के सामान्य नागरिक के मन में राष्ट्रीय गौरव का रंग भर दें। तीसरा कारण है ईसाई मिशनरियों का योगदान। यूरोप के पादरियों का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था और मध्यकाल में जब यूरोपियों ने नए प्रदेशों की खोज करना शुरू किया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी उसमें अपना हाथ बटाया। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक ईसाई धर्म प्रचारक चीन की राजधानी गए और वहाँ के तातारी लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित करके धर्म प्रचार के लिए तैयार किया। ईसाई पादरी साम्राज्य विस्तार के एक अच्छे साधन माने जाते थे और जब कभी वहाँ पादरियों का अपमान होता था तो राष्ट्रीय सरकार उस अपमान का बदला लेने के लिए उन देशों पर आक्रमण कर देती थी। इंग्लैंड के डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने 20 वर्ष तक अफ्रीका के अंतः प्रदेश में जेम्बिसी और कांगो नदियों के क्षेत्रों की खोज की और यह संदेश भेजा कि अफ्रीका की भूमि उनके व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उपयुक्त है। उन्हीं की तरह ब्रिटेन के अन्य धर्म प्रचारकों ने भी एशिया और अफ्रीका में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए देश के राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न किए।
चौथा कारण है अपनी सभ्यता को पिछड़े क्षेत्रों में फैलाने के लिए दिव्य धार्मिक कार्य के बहाने साम्राज्य का विस्तार। यूरोप के लोगों का यह विश्वास था कि गोरे लोगों की सभ्यता पिछड़े देशों की रंगीन सभ्यताओं से अधिक उत्कृष्ट है और उन्हें अपनी उत्कृष्टतर सभ्यता को पिछड़े क्षेत्रों में फैलाने का पुनीत कार्य दिया गया है, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, व्हाइट मैन्स बर्डन। हजारों धर्म प्रचारकों, अध्यापकों, चिकित्सकों ने अन्य लोगों के पिछड़े लोगों की सहायता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन उनके उद्धार करने की आड़ में यूरोप राज्यों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। इटली ने इसे अपना पुनीत कर्तव्य, सीक्रेट ड्यूटी बताया और इंग्लैंड में इसे श्वेत जाति का भार, व्हाइट मैन्स बर्डन का दायित्व बतलाया गया। पांचवा कारण है भौगोलिक खोजकर्ता। अनेक साहसिक खोजकर्ता और जांबाज यानी कि एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स हुए, जिन्होंने नए नए उपनिवेशों को खोज निकाला, जिससे साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। फ्रांस ने अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की खोज की, इंग्लैंड ने कांगो में खोज की, जर्मनी ने पूर्वी अफ्रीका में बड़े उपयोगी क्षेत्र खोज निकाले। कैमरून और टोगोलैंड जर्मनी ने खोजे थे। इस प्रकार ऐसे एडवेंचरर्स की जब पुस्तकें अथवा कृतियाँ प्रकाशन में आती हैं तो यूरोप के लोगों को वहाँ उपनिवेश स्थापित करने की प्रेरणा मिलती रहती। छठा कारण था अनुकूल परिस्थितियाँ। एशिया और अफ्रीका पर साम्राज्यवादी विजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि दुनिया के इस भाग में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। यहाँ के दस्तकार उत्तम कोटि का माल बनाते और उसे खरीदने के लिए लालायित रहते। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों के उत्पादन की तुलना में एशिया और अफ्रीका की कार्यविधियाँ पिछड़ी हुई थी और इसी के अभाव में दोनों महाद्वीप आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर थे। दूसरी बात यह थी कि यहाँ के सैनिक भी यूरोप की सामरिक ताकत के आगे नहीं ठहर पाते थे। सरकारें बहुत कमज़ोर थीं, लेकिन शासन के पुराने तरीके प्रचलित थे। मजबूत राष्ट्र राज्यों का उदय नहीं हुआ था। सामंती युगों की तरह जनता की वफादारी स्थानीय राजाओं के प्रति थी और शासकों को जनता के कल्याण की कोई चिंता शायद ही थी। ये सभी छोटी छोटी बातें जो थीं एशिया और अफ्रीका में, ये इनकी कमज़ोरियाँ बन गई थी और इन कमज़ोरियों का लाभ जो है औपनिवेशिक ताकतों ने, साम्राज्यवादी ताकतों ने भरपूर रूप से उठाया।